अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और मज़े मज़े से मेरी वीडियोस को एंजॉय कर रहे होंगे। तो गाइस, आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस चैप्टर की समरी को, और कोशिश करूँगी कि इसके कुछ क्वेश्चंस को हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस कर लें। जैसे कि यहाँ पे कुछ टर्म्स दिए हुए हैं और नीचे कुछ 4, 5 एंड 6 क्वेश्चन हैं, इनको डिस्कस कर लें। क्योंकि अगर मैं MCQ से ब्लैंक्स और फिर ये सब को अगर एक ही वीडियो में करने बैठी डिस्कस, तो आई थिंक ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और आप लोग इतना कुछ एक ही दिन में डिस्कस नहीं कर सकते हो, इतना कुछ एक ही दिन में नहीं पढ़ सकते हो। तो इसलिए मैंने सोचा है इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, ताकि आज हम लोग थोड़ा सा समरी के साथ उससे रिलेटेड चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में उससे रिलेटेड डिस्कस कर लेंगे। ठीक है जी। क्योंकि ये चैप्टर खुद ही थोड़ा बड़ा था, तो इसलिए हमें इसको डिस्कस भी थोड़ा हाफ करके करना चाहिए, ताकि आप लोगों को इतना लोड ना पड़े। ठीक है, इतनी ही चीज़ें पढ़ते हैं जितनी आप लोग दिमाग में अंदर बिठा सकें, जितना आप लोग कोर्स कवर कर सकें। ठीक है जी, मेरा मकसद उतना होता है कि मैं हर लेक्चर के अंदर उतना कोर्स डालूँ जितना आप एक टाइम के अंदर ईजीली पढ़ सकें। ठीक है, हमारे पास क्या है, सबसे पहले समरी है इस चैप्टर की। तो बायोडाइवर्सिटी और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इज़ द डिग्री ऑफ वेरिएशन और अमंग स्पीशीज एग्जिस्ट इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ द अर्थ। सो सीन कुछ ऐसा है गाइस हमारे पास कि इस समरी क्या होती है। समरी हमारे पास होता है एक्चुअली कंक्लूजन, कि इस पूरे चैप्टर को हमने डिस्कस किया इतने सारे लेक्चर्स के अंदर। अब फाइनली इसका कंक्लूजन क्या निकला, इसके मेन पॉइंट्स क्या हैं, इस चैप्टर को पढ़ने का ऑब्जेक्टिव हमें क्या मिला और हमें इस चैप्टर से क्या क्या सीखने को मिला। तो हमारे पास क्या है, हमने ये पढ़ा कि जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी होती है या बायोडाइवर्सिटी होती है, मतलब लाइफ के अंदर जितनी जितनी वेरिएशंस होती हैं, वो हमें क्या बताती हैं, डिग्री ऑफ वेरिएशन। मतलब क्या बताती हैं कि कितनी डिग्री पर वेरिएशंस पाई जाती हैं, और अमंग स्पीशीज एग्जिस्ट ऑन डिफरेंट रीजन्स ऑफ द अर्थ, और कितनी डिफरेंट रीजन्स के अर्थ पर एग्जिस्ट करती हैं डिफरेंट स्पीशीज़। मतलब हमें स्पीशीज़ की वैरायटी देखने को मिलती है, लेकिन वो एक ही जगह नहीं पाई जाती, वो डिफरेंट रीजन्स ऑफ द अर्थ पे पाई जाती हैं। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी हमें क्या प्रोवाइड करती है, हमें बेनिफिशियल प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करती है। क्योंकि जितनी ज़्यादा वेरिएशंस होती हैं, जितनी ज़्यादा वैरायटी होगी, उतनी ज़्यादा हमारे लिए जो फ़ायदेमंद जो प्रोडक्ट्स होंगे, हमारे लिए जो बेनिफिशियल प्रोडक्ट्स होंगे, वो हमारे पास होंगे। जिसमें हमारे पास है फाइबर, ऑयल, डाइज, रबर, वाटर, टिम्बर, पेपर, फूड एक्सेट्रा। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स टेक्स प्लेस ऑन द बेस ऑफ बायोलॉजिकल करेक्टर्स ऑफ और साइटोलॉजिकल करेक्टर्स और जेनेटिक करेक्टर। इट वाज नॉट मॉर्फोलॉजिकल जो यहाँ लिखा हुआ है, इट शुड बी मॉर्फोलॉजिकल। ठीक है, ये मॉर्फोलॉजिकल होना चाहिए। ये कुछ टर्म यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, मिस्टेक है यहाँ पे। तो मैं ये बता रही थी कि हमने क्या किया था, ऑर्गेनिजम्स को इसलिए क्लासीफाई किया था, जो कि हमने किंगडम्स को अच्छे से पढ़ा। तो यहाँ पे हमने कैसे क्लासीफाई किया था, या तो उनकी फ़िज़िकल अपीयरेंस की बेस पे किया था, मतलब हमने उनका एक्सटर्नल अपीयरेंस, उनकी एक्सटर्नल फॉर्म, उनका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, मतलब उनकी मॉर्फोलॉजी को देखते हुए किया था। ठीक है, और साइटोलॉजिकल कैरेक्टर, मतलब उसकी जो सेल की जो बनावट है उसको देखते हुए किया था। ठीक है, या फिर जेनेटिक कैरेक्टर, मतलब कि उसके जीन के अंदर, उसके DNA के अंदर, उसके क्रोमोसोम्स के अंदर किस किस तरह की इन्फॉर्मेशन है उसको देखते हुए किया था। मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन अकर्स ऑन होमोलॉगस, सिमिलर इन स्ट्रक्चर, और एन एनालॉगस, मतलब कि डिफरेंट इन स्ट्रक्चर बट सिमिलर इन फंक्शन। तो हमने जब मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की थी, अपीयरेंस की बेस पर जब क्लासिफिकेशन की थी, तो हमारे पास या तो उसके अंदर होमोलॉगस स्ट्रक्चर्स आ रहे थे या एनालॉगस स्ट्रक्चर्स आ रहे थे। तो एनालॉगस स्ट्रक्चर्स हमारे पास क्या होते हैं, जिनका क्या हो, फंक्शन सेम हो, स्ट्रक्चर डिफरेंट हो। मॉर्फोलॉजिकल के अंदर जो दूसरी टाइप आती है होमोलॉगस स्ट्रक्चर, तो इसमें अंदर होमोलॉगस मतलब सेम स्ट्रक्चर लेकिन फंक्शन डिफरेंट होगा। ठीक है, इतनी बात आप लोगों को याद हो गई। ये चैप्टर की जो मैं समरी आपको समझा रही हूँ, ये ऐसा है कि अगर आपने पूरा चैप्टर नहीं भी पढ़ा, बट आप सिर्फ बेसिक कंक्लूजन या फिर मेन पॉइंट्स आप ऐसा समझते हैं, निचोड़ अगर रिजल्ट लेना चाहते हो इस पूरे चैप्टर का, तो ये वो होता है। इसलिए मैं इसको थोड़ा सा डीप में जाके आपको रिवाइज़ करवा रही हूँ, ताकि आपको अच्छे से समझ आए। ठीक है, जो चीज़ें पहले नहीं आई थी, ताकि वो भी अब आपके दिमाग में बैठ जाए। तो द ग्रुप्स ऑफ क्लासिफाइड ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड टैक्सॉन। तो हमने क्या किया था, ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई किया था। तो जिस क्लासिफिकेशन जिसके अंदर हमने की थी, तो हमने उसको नाम दिया था कि ये क्या है, टैक्सॉन्स हैं। सो द स्मॉलेस्ट एंड बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, जो सबसे छोटी जो हमारे पास क्लासिफिकेशन जो हमने की थी, जो बेसिक यूनिट, जैसे मैंने आपसे कहा था कि हमारे पास जो हमारी लिविंग बॉडी होती है, उसका जो बेसिक यूनिट होता है, सबसे जो छोटा यूनिट होता है, वो हमारे पास क्या होता है, सेल होता है।
इसी तरह से जब हम केमिकल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ रहे होते हैं, केमिस्ट्री पढ़ रहे होते हैं, तो उसके लिए हमारे पास जो बेसिक यूनिट होता है उन किसी भी मैटर का, किसी भी एलिमेंट का, वो हमारे पास क्या होता है, एटम होता है। इसी तरह से जब हम ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई करते हैं तो उसका जो सबसे स्मॉलेस्ट, सबसे जो बेसिक यूनिट होता है वो हमारे पास होता है स्पीशी। स्पीशी से हम क्या करते हैं, ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई करना स्टार्ट करते हैं। सो इट इज़ अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। अब होते क्या है, स्पीशी एक्चुअली होती क्या है? स्पीशी हमारे पास ऐसा ग्रुप होती है किसी भी ऑर्गेनिजम्स का जिसके अंदर क्या होगा कि वो स्ट्रक्चर में सिमिलर होंगे, जैसे ह्यूमंस टू ह्यूमंस, एनिमल्स टू एनिमल्स। अब एनिमल्स में भी डॉग्स टू डॉग्स, कैट्स टू कैट्स, तो जो सेम, जिनका स्ट्रक्चर सेम होगा, ताकि वो क्या कर सकें, इंटरब्रीड कर सकें, मतलब अपने ऑफ स्प्रिंग्स को रिप्रोड्यूस कर सकें, टू प्रोवाइड फर्टाइल एंड विजिबल ऑफ स्प्रिंग्स। सिंपली रिप्रोडक्शन कैसे होगी, इंटरब्रीडिंग के थ्रू होगी, और इंटरब्रीडिंग तब होगी जब सिमिलर एंड स्ट्रक्चर होंगे वो, ठीक है। So the arrangement of taxa in ascending order to form ladder called taxonomic hierarchy। तो हमने क्या की थी, एक पूरी taxonomic hierarchy डिस्कस की थी, ठीक है, जिसमें हमारे पास स्पीशीज, जेनरा, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम, इस तरह से कंप्लीट जो क्लासिफिकेशन की जो हिरारकी थी, तो वो एक असेंडिंग ऑर्डर के अंदर थी, मतलब छोटे से बड़े की तरफ जा रहे थे। छोटे, सबसे छोटा स्पीशी थी, सबसे बड़ा किंगडम था हमारे पास। तो इस पूरी अरेंजमेंट को, जो कि असेंडिंग ऑर्डर के अंदर है, लेडर सीढ़ियों की तरह छोटे से ऊपर ऊपर जैसे चढ़ते जाते हैं, बिल्कुल ऐसे, तो इसको हम कहते हैं टैक्सोनॉमिक हायरार्की। सो द साइंस ऑफ क्लासिफिकेशन इज कॉल्ड टैक्सोनॉमी। वो साइंस की ब्रांच जिसके अंदर हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करते हैं, मतलब उनको हम ग्रुप्स के अंदर डिवाइड करते हैं, मतलब हम उनको नेमिंग देते हैं, उनकी नॉमनिक्लेचर करते हैं, जिसके अंदर हमने बायनोमियल नॉमनिक्लेचर डिस्कस की थी, तो उसको हम कहते हैं टैक्सोनॉमी। और टैक्सोनॉमी के जो फादर हैं हमारे पास वो हैं कैरलस लिनेनियस, ठीक है। इनका ये नाम है, आपने याद रखना है अकॉर्डिंग टू एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू या फिर जनरल नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। सो कैरलस लिनेनियस ने ही, जो कि फादर ऑफ टैक्सोनॉमी है, इन्होंने ही हमें बायनोमियल नॉमनिक्लेचर का कॉन्सेप्ट दिया था। नॉमनिक्लेचर हम बेसिकली बोलते हैं नेमिंग करना, ऑर्गेनिजम्स को उनके नाम देना। तो बायनोमियल मतलब दो नाम दिए थे, बाय मीन्स टू, नोमियल मीन्स नेमिंग, नॉमनिक्लेचर मतलब ऐसे रूल्स जिसके अंदर हम क्या करते हैं, नेमिंग करते हैं। और किसी की भी हो सकती है वो, जैसे हम केमिस्ट्री के अंदर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर नॉमनिक्लेचर पढ़ते हैं तो वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का होता है। तो हम यहाँ पे बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे बायनोमियल नॉमनिक्लेचर पढ़ रहे हैं, जो कि कैरलस लेने से दिया, जो कि ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई करने की बेस पे दिया है। तो उसके रूल्स होते हैं। रूल्स हमारे पास कुछ ऐसे थे कि हमने भाई इटैलिक लेटर में लिखना है, अगर आप प्रिंटेड फॉर्म में लिख रहे हैं, अगर आप हाथ से लिख रहे हैं तो अंडरलाइन करना है। जेनरा का जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल होना चाहिए, स्पीशी के सारे लेटर स्मॉल होने चाहिए। जेनरा के फर्स्ट अल्फ़ाबेट के बाद जितने भी लेटर्स होंगे वो स्मॉल होंगे। स्पीशीज़ का फर्स्ट लेटर हो या कोई सा भी लेटर हो, सारे स्मॉल होने चाहिए, ठीक है। इस तरह से हमने कुछ क्या किए थे, उसके रूल्स जो है और भी हमने इसके साथ डिस्कस किए थे। तो ये जो बायनोमियल नॉमनिक्लेचर का कॉन्सेप्ट था, ये भी हमें कैरलस लिनेनियस ने दिया था। तो इन द बिगनिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म वर क्लासिफाइड इनटू टू किंगडम्स, प्लांट एंड एनिमल। सबसे पहले हमने क्या किया था, दो किंगडम्स के अंदर ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड किया था, फिर हमने तीन किंगडम्स के अंदर डिवाइड किया था, फिर 4 किंगडम्स के अंदर डिवाइड किया था, फिर 5 किंगडम्स के अंदर डिवाइड किया था, जहाँ तक हमने डिस्कस किया था। एंड आई हैड ऑलरेडी टोल्ड यू कि हमने क्या करना है, इसके बाद वाली मॉडिफिकेशन भी पढ़नी है जब आप फर्स्ट ईयर के अंदर आएंगे, क्योंकि उसके बाद भी मॉडिफिकेशन आई है किंगडम्स में। हैं 5 ही, बट कुछ ऑर्गेनिजम्स को यहाँ से वहाँ करके रखा हुआ है, ठीक है। सो इन दी अर्नेस्ट हैकल ने 1866 में हमारे पास किंगडम सिस्टम को इंट्रोड्यूस करवाया कि हम किंगडम्स के अंदर जो है वो डिवाइड कर सकते हैं ऑर्गेनिजम्स को। सो कोपलैंड इन 1959 ने क्लासीफाई किया ऑर्गेनिजम्स को 4 किंगडम्स के अंदर। इसी तरह से जो रॉबर्ट विटिकर थे उसने 5 किंगडम्स के अंदर डिवाइड किया, जिसके नेम थे हमारे पास मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया, ठीक है। इस तरह से जो अवेयरनेस होती है, लैक ऑफ अवेयरनेस ऑफ इन्वायरमेंटल इश्यूज़, कि इन्वायरमेंट के अंदर इश्यूज़ क्या हैं, क्योंकि हमने देखा था कि बायोडाइवर्सिटी है तो सही, लेकिन बहुत सारे ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो कि इंडेंजर्ड हो रहे हैं, मतलब कि वो एक्सटेंड होने के करीब हैं, ख़त्म होने के करीब हैं, क्योंकि उनकी स्पीशीज़ अब नहीं मिल रही हैं। क्यों नहीं मिल रही हैं? क्योंकि ह्यूमन की जो इन्वॉल्वमेंट है वो उन पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रही है। कैसे इफेक्ट कर रही है? पॉल्यूशन के थ्रू, डिफॉरेस्टेशन के थ्रू। फिर हमने कुछ कॉजेज़ भी डिस्कस किए थे इस चैप्टर के अंदर कि बहुत सारे कॉजेज़ हैं
ठीक है, हम ह्यूमन की बेनिफिट के लिए क्या कर रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रही है, ऑक्सीजन के अंदर जो हमारे जो एनवायरनमेंट के अंदर जो गैसेस हैं उनकी कंपोजिशन चेंज हो रही है, जो कि हमारी बॉडी पर अफेक्ट कर रही है। ठीक है, और इसी तरह से बायोडाइवर्सिटी को भी ख़त्म कर रही है। तो हमने ये भी डिस्कस किया था। तो इन्वायरमेंटल इश्यूज़ क्या क्या हैं, गवर्नेंस हमारे ठीक से काम नहीं कर रही है, उनको सिर्फ करप्शन करनी है। तो ये हमारे पास कुछ मेन प्रॉब्लम्स थी जो कि हमारे पास जब हम बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना चाह रहे थे तो उसकी वजह से पैदा हो रही थी। रिव्यू क्वेश्चंस जो कि हमारे पास MCQs हैं इनको हम बाद में करेंगे, और इसके साथ जो ब्लैंक्स हैं इनको भी बाद में करेंगे। ठीक है, टर्म्स को भी बाद में करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अब हम डिस्कस कर लेते हैं 4, 5 एंड 6 क्वेश्चन। ठीक है, 4, 5 एंड 6 क्वेश्चन। तो 4, 5 एंड 6 क्वेश्चन है कि हमने डिस्टिंग्विश करना है टेबुलर फॉर्म के अंदर प्लांट किंगडम प्लांटी और एनिमेलिया को, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई। अब आपने क्या करना है, टी शेप्ड क्या करना है इस क्वेश्चन के लिए, आपने क्या तैयार करना है, टेबल तैयार करना है। एक तरफ आपने लिखना है कि आप जो है वो किंगडम प्लांटी के जिक्र कर रहे हैं, और दूसरी तरफ आपने लिखना है किंगडम एनिमेलिया का, एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम। और यहाँ पे आपने इनसे रिलेटेड डिफरेंसेस को लिख देना है, 2-4 डिफरेंसेस को। ज़्यादा से ज़्यादा आप 4 लिखें, एक आधी एग्जांपल दे दें कि एनिमेलिया के अंदर ये प्लांट्स, ये ऑर्गेनिजम्स आ रहे हैं, और प्लांटी के अंदर ये आ रहे हैं, और ये हम अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, इसी तरह से मोनेरा का भी आपने ऐसे ही करना है, प्रोटिस्टा का भी ऐसे ही करना है। बीच में लाइन डालनी है, ऊपर से आपने टी शेप जो है वो मतलब टी शेप आपने चार्ट तैयार करना है, जो कि टेबुलर फॉर्म होगी एक तरह से। और आपने एक तरफ मोनेरा लिखना है, एक तरफ प्रोटिस्टा लिखना है, और आपने बताना है कि इन दोनों को हम डिस्टिंग्विश किस तरह से कर सकते हैं एक दूसरे के, इनके ऐसे कौन से कैरेक्टर्स हैं। पीछे मैं आपको थोड़े से दिखा देती हूँ कि किस तरह से कैरेक्टर्स थे जिनको आपने लिखना है। तो ये देखें, ये जैसे ये चार्ट बना हुआ है ना आपके सामने, ये जो चार्ट है बिल्कुल इस तरीके से आपने जो पूछा जाए, वो मोनेरा प्रोटिस्टा पूछा है तो इनका लिख लिया, प्लांटी एनिमेलिया पूछा है तो इनका लिख लिया। इस तरह से आपने क्या है, चार्ट तैयार करके लिख देना है ओन वर्ड्स के अंदर। समझा मैं चुकी हूँ, नहीं समझ आ रहा फिर से देखें वीडियो को, छोड़ना नहीं है, अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, इसी तरह से फंजाई एंड प्लांटी को भी इस तरह से डिस्टिंग्विश कर देना है। फिर राइट शॉर्ट आंसर्स ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब इन क्वेश्चंस के आपने क्या करने हैं, शॉर्ट आंसर्स लिखने हैं। वाई साइंटिफिक नेमिंग इज़ नेसेसरी, साइंटिफिक नेमिंग क्यों नेसेसरी है। अब आपने ये बताना है कि साइंटिफिक नेमिंग क्यों नेसेसरी है। तो हमने यहाँ पे डिस्कस किया था बायनोमियल नॉमेनक्लेचर के अंदर, मैं आपको दिखाती हूँ, एक मिनट। ये हमारे पास था बायनोमियल नॉमेनक्लेचर। ठीक है, तो हमने देखा था कि क्योंकि ऑर्गेनिजम्स बहुत ज़्यादा थे, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन पैदा होती थी, क्योंकि एक कॉमन नेम जो होता है वो हर किसी का डिफरेंट होता है। मेरा नाम अगर लाइबा है, आपका नाम कुछ और है, तो इस तरह से लोगों को या ऑर्गेनिजम्स को आइडेंटिफाई करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था, क्योंकि वो डिफरेंट प्लेसेस पे रहते थे, लैंग्वेज का मसला होता था। इसलिए हमने क्या किया, उनको साइंटिफिक नेम दे दिए, ताकि कोई बंदा किसी भी रीजन में रहता हो, वो कौन सी भी ज़बान बोलता हो, लेकिन साइंटिफिक नेम अगर एक ही होगा तो उस नेम की वजह से हम पहचान जाएंगे ईजीली। तो आप ये इसका आंसर लिख सकते हैं अपने ओन वर्ड्स के अंदर। सो हाउ लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड इनटू 2 किंगडम्स, कैसे 2 किंगडम्स के अंदर हमने डिवाइड किया था। तो किंगडम प्लांटी और एनिमेलिया का आपने इसमें अंदर कॉन्सेप्ट डालना है। वाई वायरस इज़ नॉट प्लेस्ड इन एनी किंगडम, क्यों हमने वायरस को किसी किंगडम के अंदर प्लेस नहीं किया। तो मैंने आपको बताया था कि हमने इसको किसी किंगडम के अंदर प्लेस इसलिए नहीं किया क्योंकि ये ए सेलुलर होता है, मतलब इसके पास सेल नहीं होता, और ज़िंदा रहने के लिए, लाइफ होने के लिए, किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए ज़रूरी है कि उसके पास सेल हो कम से कम। लेकिन फिर इसके पास DNA है, रेप्लिकेशन करता है, रिप्रोड्यूस करता है, इसलिए कुछ लाइफ वाली प्रॉपर्टीज़ हैं भी, इसलिए हम अभी तक आइडेंटिफाई नहीं कर पाए कि इसको किसी किंगडम के अंदर प्लेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ठीक है, ड्रॉ चार्ट शोइंग 3 किंगडम क्लासिफिकेशन। फिर जो 3 किंगडम्स वाला हमने जब प्रोटिस्टा किंगडम को हमने इंट्रोड्यूस करवाया था, तो वो आपने क्या है इसके अंदर लिखना है। अब वाई अमेबा इज़ नॉट प्लेस्ड इन एनिमल किंगडम, हमने अमेबा को एनिमल किंगडम के अंदर क्यों प्लेस नहीं किया, तो वो मैं आपको दिखाती हूँ। प्रोटिस्टा, ये 5 किंगडम्स की क्लासिफिकेशन है, ये 4 किंगडम्स की है, ये 3 किंगडम्स की है। अब मैं आपको दिखाने लगी हूँ, ये हिस्ट्री है हमारे पास। तो देखिए हमारे पास कुछ सीन ऐसा था कि हमारे पास जो अमेबा है, ठीक है, वो हमारे पास एक ऐसी, मतलब उसके पास कैरेक्टरिस्टिक्स थी क्योंकि वो यूनिसेलुलर थी।
ठीक है। तो हमारे पास जो एनिमल्स होते हैं, हम एनिमल्स को एनिमल्स किंगडम्स के अंदर तब प्लेस करते हैं क्योंकि उसके पास क्या होती है, ऐसी करेक्टरिस्टिक्स होती हैं। अब कैसी करेक्टरिस्टिक्स है उसके पास, क्योंकि एनिमल्स किंगडम में प्लेस होने के लिए ज़रूरी है कि वो मल्टी सेलुलर हों, उनके पास इंगेस्टिव हेटरोट्रॉफिक की इंगेस्टिव मूड ऑफ वो हो, एब्जॉर्प्शन के ज़रिए ना, वो इंगेस्टिव मूड ऑफ न्यूट्रिशन हो। तो हमने ये कुछ डिस्कस की थी बातें, तो इसलिए हम उसको इस किंगडम के अंदर नहीं रख सकते हैं, ठीक है। अमेबा का आई थिंक स्ट्रक्चर इसके अंदर मौजूद था। अब ये है हमारे पास 2 किंगडम्स की क्लासिफिकेशन, जो कि मैं आपको इससे पहले बता रही थी। जो इससे पहले क्वेश्चन था तो उसके अंदर आपने ये कॉन्सेप्ट लिखना है, प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम वाला। इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं, ठीक है। और फिर आपने बताना है कि प्लांट किंगडम्स और एनिमल किंगडम को जब हमने इसको डिवाइड किया था तो वो किस तरह से किया था, ठीक है। ये हमने इसकी क्लासिफिकेशन रखी थी कि हमारे पास जो एनिमल किंगडम होगा उसके पास सेल वॉल नहीं होगी, जो प्लांट किंगडम होगा उसके पास सेल वॉल होगी, इस बेस की किया था। फिर हमने 3 किंगडम क्लासिफिकेशन कैसे की, हमने कहा कि हमारे पास जो यूग्लिना बैक्टीरिया है ये एक साथ एक किंगडम के अंदर हमने इनको रखा। और फिर हमने क्या किया, हमने रखा कि जो न्यू किंगडम इंट्रोड्यूस करवाया प्रोटिस्टा, उसके अंदर हमने ऐसे ऑर्गेनिजम्स को रखा जिनके अंदर प्लांट्स एंड एनिमल दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स थी, ठीक है। फिर हम लोग आ गए किसके ऊपर, हम लोग आ गए ये उसी की मतलब फर्दर आप लोगों को एग्जांपल्स के साथ दिख जाएगी क्लासिफिकेशन। फिर है हमारे पास 4 किंगडम्स की क्लासिफिकेशन। 4 किंगडम्स के अंदर भी हमारे पास पहले क्या है, मोनेरा है, फिर प्रोटिस्टा है, फिर मेटाफाइटा है एंड मेटाजुआ है। फिर ठीक है, मेटाफाइटा हमारे पास क्या है, एक्चुअली वो प्लांट्स ही हैं, और जो मेटाजुआ हैं वो क्या हैं, एनिमल्स ही हैं हमारे पास। तो हमारे पास वजह यही है कि हमने जो है वो किसको क्या नाम है हमारे पास, अमेबा को इसलिए नहीं रखा था किसी ना किसी उसी प्लांट किंगडम एनिमेलिया किंगडम के अंदर, क्योंकि वो यूनिसेलुलर होती है और वो जो होती है ऑटोट्रॉफिक होती है, हेटरोट्रॉफिक नहीं होती है। तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स एनिमल से जब मिलती ही नहीं है तो हम उसको किस तरह से इस किंगडम के अंदर रखते। तो ये आप रीज़न लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आप लोग ये भी लिख सकते हैं कि वाई साइनोबैक्टीरिया आर प्लेस्ड इन मोनेरा। तो हमने साइनोबैक्टीरिया को मोनेरा के अंदर इसलिए प्लेस किया था क्योंकि हमारे पास ये वो ऑर्गेनिजम्स थे जो कि प्रोकैरियोटिक थे, ठीक है। प्रोकैरियोटिक का और यूकैरियोटिक का मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया था कि प्रोकैरियोटिक वो सेल्स होते हैं जिनके पास ऑर्गेनेलीज मौजूद होती हैं और वो डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज होती हैं। इनके पास जो डीएनए होता है वो फ्यूज्ड फॉर्म में होता है, मतलब कि जो डीएनए होता है वो कैसा होता है, बिल्कुल कंडेंस्ड होता है, प्रोटीन की फॉर्म में होता है। प्रोटीन एंड डीएनए मतलब प्रॉपर डीएनए की फॉर्मेशन, क्रोमोसोम्स वगैरह नहीं होते, न्यूक्लियस नहीं होता, ठीक है, जैसे कि यूकैरियोटिक में होता है। तो मोनेरा हमने वाहिद ऐसा किंगडम बनाया था जिसके अंदर बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया को रखा था क्योंकि ये प्रोकैरियोटिक्स थे, ठीक है। तो इसलिए हमने इनके लिए नया किंगडम बना दिया था। तो ये हमारे पास कुछ 5 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, ठीक है। इनके आपने अपने ओन वर्ड्स के अंदर चैप्टर को रीड करते हुए पिछले लेक्चर सुनते हुए आपने इनके आंसर्स लिखने हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, राइट डिटेल्ड आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। इनके आपने डिटेल्ड आंसर लिखने हैं, दैट मीन्स आप लोग इसको ऑलमोस्ट 1 पेज का या इससे थोड़ा कम इतना लिख सकते हैं। अगर 2-3 अच्छी हेडिंग डालेंगे आप तो ईजिली 2 पेज तो हो ही जाएंगे। तो फर्स्ट आपने क्या करना है, पूरे के पूरे 5 किंगडम्स की जो क्लासिफिकेशन है उसको डिस्क्राइब करना है, जिसके अंदर हमारे पास किंगडम मोनेरा, फिर आपने उसकी 2-3 कैरेक्टरिस्टिक्स लिखी, फिर आपने उसकी एग्जाम्पल लिखी, फिर आपने हेडिंग देनी है किंगडम प्रोटिस्टा, फिर उसकी आपने 2-3 कैरेक्टरिस्टिक्स लिखी, फिर आपने उसकी एग्जाम्पल देनी है। फिर आपने थर्ड आपने क्या किया है, किंगडम फंजाई, उसके अंदर 2-3 कैरेक्टरिस्टिक्स लिखी, फिर एग्जाम्पल्स दे दी। इसी तरह से प्लांटियन एनिमेलिया 2-3 कैरेक्टरिस्टिक्स लिखी, एग्जाम्पल्स दी, हेडिंग डाली, अच्छा सा लिखा, 1.5 पेज का इजीली क्वेश्चन हो जाएगा। फिर व्हाट इज़ टैक्सोनॉमिक हायरार्की, टैक्सोनॉमिक हायरार्की क्या थी, हमने अभी भी इसके अंदर समरी के अंदर डिस्कस किया कि हम असेंडिंग ऑर्डर के अंदर स्पीशीज़ को क्या कर रहे होते हैं, लेडर लाइक फॉर्म के अंदर क्लासीफाई कर रहे होते हैं, अरेंज कर रहे होते हैं। तो उस अरेंजमेंट को हम टैक्सोनॉमिक हायरार्की कहते हैं। और एम्स हमारे पास क्या थे क्लासिफिकेशन के, मकसद हमारे यही थे कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स बहुत ज़्यादा हो गए थे, लैंग्वेज का मसला था और भी बहुत सारे मसले थे, दैट्स वाई हमने क्या करना पड़ा था, ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई करना पड़ा था, ठीक है, ग्रुप्स की फॉर्म में, ताकि इजीली उनको आइडेंटिफाई किया सके, उनको समझा जा सके, उनके ऊपर स्टडी की जा सके, रिसर्च की जा सके, और उनकी जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप फाइंड किए जा सके, मतलब कौन कहाँ से इवॉल्व हुआ है। सो डिस्क्राइब इफेक्ट्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन एंड बायोडाइवर्सिटी, इसको भी हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया था कि हमारे पास कौन सी जो चीज़ें हैं वो डिफॉरेस्टेशन पे इफ़ेक्ट कर रही हैं। अगर मैं उसको आपको दिखाऊं तो यहाँ पर हमारे पास ये थे इफ़ेक्ट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ठीक है, ये कॉजेज़ थे, फिर ये इफ़ेक्ट्स थे हमारे पास कि हमारे पास क्या है, डिफॉरेस्टेशन किसकी वजह से होती है,
क्योंकि हमारे पास जो ग्रीन हाउस होता है, ठीक है, ग्रीन हाउस इस व्हाट कि हम लोग ग्रीन एरियाज़ में रहते हैं, ठीक है ना, क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर ग्रीनरी थी, अब भी है लेकिन कम हो गई है। तो उसकी वजह से क्या होता है, ग्रीनरी की जो कंसनट्रेशन होती है अगर वो उसमें तब्दीली आ जाए, सच एज इंक्रीज इन दी कंसनट्रेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज, ग्रीन हाउस के अंदर गैसेज होती हैं, अगर उसके अंदर गैसेज की में तब्दीली आ जाए, कैसे आ जाए कि वो गैसेस इंक्रीज़ हो जाएं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, वाटर वेपर्स, नाइट्रस, तो ये क्या हो जाते हैं, ग्लोबल वार्मिंग को इंक्रीज़ करवाते हैं। और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या हो जाता है, टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाता है, ग्लेशियर्स जो होते हैं वो मेल्ट होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। इस वजह से जो मेल्ट जो वो होंगे तो सी के अंदर दरिया वो जो होते हैं, सी जो होता है उसके अंदर क्या हो जाएगा, वो पानी जो होगा वो दरिया के अंदर इंक्रीज़ हो जाएगा। जब पानी ज़्यादा हो जाएगा तो वो क्या करेगा, सैलाब लाएगा। तो ये हमारे पास क्या करेगा, वाइल्ड लाइफ को, जो जानवर हैं जो फॉरेस्ट में रहते हैं वो उनको ख़राब करेगा। उसकी वजह से रेनफॉल कम होगी, ट्रांसपायरेशन का जो प्रोसेस होता है प्लांट्स के अंदर वाटर वेपर्स की फॉर्म में जो पानी को निकालते हैं वो ठीक से नहीं हो सकेगा। तो बहुत सारी प्रॉब्लम जनरेट हो जाती हैं। तो इसलिए अगर हम देखा जाए तो डिफॉरेस्टेशन की वजह से बायोडाइवर्सिटी पे बहुत सारे इफेक्ट्स पड़ते हैं। तो ये आप लोग इसको डिटेल में एक एक पॉइंट करके एक एक हेडिंग डाल के कि डिफॉरेस्टेशन की वजह से ये होता है, ट्रांसपायरेशन नहीं हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है, जो ग्रीन हाउस इफेक्ट ग्रीन हाउस है उसकी जो गैसेज हैं उन पे उनका जो है वो कंसनट्रेशन इंक्रीज़ हो रही है। तो इस तरह से आप ये कुछ पॉइंट्स लिख सकते हैं। तो ये वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। डिस्क्रिप्शन एक दफ़ा चेक कर लीजिएगा। इस वीडियो को अपने 3 फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, जो भी क्वेश्चन है मुझसे पूछें। अभी से जल्दी से जो मैंने पढ़ाया है इसको रिपीट करें, जो समझ नहीं आए वीडियो को फिर से चलाएँ, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर जिसकी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी या फिर प्लेलिस्ट में आगे ही इसकी वीडियो होगी, उसके अंदर हम इंशाल्लाह इसकी जो हमारे पास करेक्ट आंसर्स हैं, हमारे पास जो इन सर्कल द करेक्ट आंसर्स MCQs हैं और जो ब्लैंक्स हैं उनको डिस्कस करेंगे और ये जो टर्म्स हैं इनको डिस्कस करेंगे। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।